हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुपकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का 35th वीक डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रेगनेंसी का जो 35th वीक है, इसमें मदर्स में और बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो जो 35th वीक है, इसमें आप 8 मंथ में एंटर कर चुके हो। अब इसके बाद 1 मंथ पूरा आपका बचा हुआ है आपका पूरा फुल टर्म बेबी होने में। 8 मंथ ये काफ़ी डिफिकल्ट मंथ होता है, क्योंकि यूट्रस जो है वो पूरा ऊपर तक आ गया है, स्टर्नम तक पूरा ऊपर तक आ जाता है स्टर्नम बेबी। और यूट्रस बेबी के मूवमेंट्स जो है वो ज़्यादा रहते हैं। वेट गेन जो है वो 10 to 13 केजीज तक ये 8 मंथ आते आते आपको वेट गेन हो जाता है। सो इसकी वजह से ये 35th वीक है और उसके आगे का जो जर्नी है वो मदर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बैक एक होता है, पैरों में थोड़ा स्वेलिंग आ जाता है, चलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ बैक एक, या फिर प्यूबिक पेन भी होता है, कभी कभी सामने के साइड पे भी पेन होता है। और ये सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से थोड़ा सा जो मदर्स हैं या फिर एज अ कपल रहते हैं वो एंक्शस हो जाते हैं, और उनका कहना रहता है कि मैम अभी अगर बेबी का वेट अच्छा होगा तो आप जल्दी हमारे बेबी का डिलीवरी करा दें, वॉट एवर इट इज़, चाहे वो सीजेरियन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन जैसे हम वीक बाय वीक बेबी का ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बेबी का जो पूरा डेवलपमेंट है वो होने के लिए 38 वीक्स 40 वीक्स पूरा बेबी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बेबी हमारा एटलीस्ट 37 वीक्स क्रॉस कर जाता है तो बेबी का जो डेवलपमेंट पूरा हुआ है, तो उसकी वजह से डिलीवरी होने के बाद बेबी का जो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, और बेबी का जो भी NICU स्टे वगैरह जो है वो नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। हाँ, किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली हमें जल्दी ही डिलीवरी करनी पड़ी तो वो कंडीशंस हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो एटलीस्ट 37-38 वीक्स हमने क्रॉस करना चाहिए, और उसके बाद डिलीवरी के बारे में सोचना चाहिए, तो हमारे बेबी का आउटकम अच्छा रहता है। अगर ट्विंस है तो एटलीस्ट 36 वीक्स हमने क्रॉस करना चाहिए। 36 वीक्स पे ट्विंस में फुल टर्म अचीव हो जाता है, तो एटलीस्ट 36 वीक्स हमने क्रॉस करना चाहिए। तो ये हो गया है कि पूरा फुल टर्म 36 वीक्स जो है वो ट्विंस के लिए फुल टर्म है, और 37-38 वीक्स से सिंगल बेबी है तो उसके लिए फुल टर्म होता है। 37 वीक्स के पहले अगर बेबी बॉर्न होता है तो उसे हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। सो ये हो गया है कि फुल टर्म हम कब बोलते हैं और प्री टर्म हम कब बोलते हैं। अभी हम जानेंगे कि 35 वीक्स में हमारे बेबी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो 35 वीक में मेनली बेबी का जो वेट है वो बढ़ता है। शोल्डर के ऊपर बेबी के फैट डिपोजिशन होता है, और पूरी बॉडी के ऊपर ही फैट डिपोजिट होता है, लेकिन शोल्डर के ऊपर भी फैट डिपोजिट, तो इसकी वजह से बेबी का वेट जो है वो बढ़ रहा है। बेबी के हैंड्स और लेग्स के मूवमेंट्स जो है वो कोऑर्डिनेटेड हो रहे हैं। तो ये हैंड्स और लेग्स के मूवमेंट जो है वो कोऑर्डिनेटेड होने की वजह से आपको बेबी के मूवमेंट फील हो रहा है। पर अभी बेबी पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है यूट्रस को, तो जैसे पूरे बॉडी में पहले मूवमेंट, पूरे पेट भर ही मूवमेंट्स बेबी के फील हो रहे थे, वैसे अभी नहीं होंगे। पर्टिकुलर एक जगह पे ही आपको बेबी के मूवमेंट जो है वो फील हो गए। ये क्यों हो रहा है? अगेन बेबी फिक्स भी हो गया है, क्योंकि बेबी का हेड अभी जो है वो पेल्विस में चला गया है। तो बेबी का हेड जो है वो पेल्विस में जाने की वजह से ये जो बेबी है वो अभी सिर्फ हाथ और पैर अभी हिला पा रहा है। तो ये इसको हम बोलते हैं कि स्टेबलाइजेशन ऑफ लाई। तो बेबी जो है वो भी फिक्स हो गया है। फिक्स और एंगेज ऐसे टर्म्स जनरली डॉक्टर्स आपसे यूज़ भी करते होंगे। तो बेबी जब पेल्विक गर्डल जो होता है, ऐसे ऐसे साइज का हमारा पेल्विक गर्डल होता है, तो ये पेल्विक गर्डल में बेबी का हेड अगर अंदर चला गया है तो हम उसे एंगेज बोलते हैं। तो हेड एंगेज हो गया है। सो एंगेज हो गया है मतलब कि अभी बेबी जो है वो अंदर सर्विक्स से बाहर निकलने के लिए भी हमारा बेबी जो है वो रेडी है। सो ये एंगेजमेंट जनरली 36 वीक्स के बाद होता है। सो 35 वीक्स में भी हो सकता है, लेकिन जनरली 36 वीक्स के बाद होता है। और इसके अनुसार हम बेबी का लाई भी डिसाइड करते हैं। अगर बेबी हेड से है तो हम उसे लॉन्गिट्यूडनल लाई कहते हैं। ट्रांसवर्स लाई रह सकता है बेबी आड़ा है तो, या फिर ऑब्लिक लाई, जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया है इसके बारे में, लाई क्या होता है इसके बारे में। सो इसके अलावा बेबी के मूवमेंट्स के बारे में बताया। लिवर का डेवलपमेंट बेबी का, ये भी ये 35 वीक्स में पूरा हो जाता है। और जो
जो भी टॉक्सिक मटेरियल है वो एक्सक्रीट करना लिवर चालू कर देता है, किडनी का भी डेवलपमेंट जो है वो पूरा हो जाता है। तो ये हो गया है बेबी के जो मेजर डेवलपमेंट है उसके बारे में। मदर्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो मदर्स में अराउंड मैंने बताया कि 10 to 13 kg वेट गेन होता है। यूट्रस जो है, पूरी बेली जो है वो ऊपर तक स्टर्नम तक आ गई है अभी। तो 36 वीक्स में पूरी स्टर्नम तक बेली आ जाती है, 35-36 वीक्स में। और 37 वीक्स के बाद फिर अ, जो हेड है वो एंगेज होने की वजह से लाइटनिंग फील होता है। तो उस ये जो हेड नीचे गया है उसकी वजह से पेशेंट को या फिर प्रेग्नेंट मदर को रिलीफ होता है। तो ये जो 9th मंथ में आने वाला रिलीफ है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हेड अंदर चला गया है तो यूट्रस थोड़ा नीचे आ गया है, तो उसकी वजह से लाइटनिंग होता है। तो ये लाइटनिंग जो है ये मदर्स को थोड़ा रिलीफ देता है, उनका जो ब्रेथलेसनेस है या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो कम हो जाता है। उसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स रह सकते हैं, तो वेरिकोसिटीज रह सकता है, पैरों में स्वेलिंग रह सकता है, कभी कभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रह सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल सिक्रेट हो सकता है, मतलब कि ब्रेस्ट में से थोड़ा सा मिल्की डिस्चार्ज रह सकता है, बैकएक रह सकता है, प्यूबिक पेन भी रह सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो आपको रह सकते हैं। कभी अगर हेडेक है तो ये हेडेक जो है वो आपका बीपी बढ़ने की वजह से तो नहीं है ना, ये आपने ज़रूर आपके डॉक्टर से चेक करवाना है। सो दिस इज़ अबाउट कि क्या क्या सिम्टम्स रह सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेनी चाहिए, फिर आपके डॉक्टर से आपने क्या क्या डिस्कस करना चाहिए। सो प्रिकॉशंस में आपने अगर आपका स्वेलिंग ज़्यादा है तो आपने बीपी जो है वो ज़रूर चेक कराना चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन जो है वो भी आपने ज़रूर चेक करवाना चाहिए। अगर आपको थायराइड है तो 2 मंथली आपने TSH जो है ये टेस्ट आपका ज़रूर कराना है। NST अगर आपको एडवाइस किया गया है तो वीकली एक NST आपने कराना है। डॉपलर USG विद कलर डॉपलर जो है वो अराउंड 36 वीक्स अराउंड हम लोग करते हैं। उसमें बेबी का वेट जो है वो हम लोग देखते हैं, और बेबी को जो ब्लड फ्लो जा रहा है जिसे हम डॉपलर कहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा हम 3D सोनोग्राफी भी कर सकते हैं, जिसमें हमें बेबी का पूरा जो फेशियल प्रोफाइल है वो हमें अच्छे से दिख सकता है। सो दिस इज़ अबाउट कि हम लोग क्या क्या ब्लड टेस्ट करते हैं और कौन सी सोनोग्राफी करते हैं। क्या क्या चीज़ें आपने अवेयर रहना चाहिए, या फिर क्या क्या चीज़ों के बारे में आपने सर्च करके रखना चाहिए या फिर पूछ के रखना चाहिए अपने डॉक्टर से। सो पेनलेस डिलीवरी क्या होता है इसके बारे में एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करना चाहिए। पेनलेस डिलीवरी में हम लोग एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं। ये पीठ में देने वाला एनाल्जेसिया रहता है, जिसमें हम पूरी तरीके से सुन नहीं करते हैं। अ, इसमें हम लोग पेट पीठ पे एक सुई देते हैं जिसको हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया ऐसा कहते हैं। इसमें हम कुछ एनेस्थेटिक मेडिसिन इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि आप मोटर मोटर जो है वो ये नहीं होता है, मोटर फंक्शन हैम्पर नहीं होता, मतलब आप चल फिर पा सकते हो। लेकिन आपको जो पेन है, कॉन्ट्रैक्शंस की जो पेन है वो आपको पूरी तरीके से नहीं, पर आपको एक 70% तक पेन रिलीफ उसका होता है। सो आप पुश कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि आपको कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, लेकिन आपको पेन जो है वो नहीं रहता है। तो ये होता है पेनलेस डिलीवरी, जिसे हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया भी कहते हैं। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो जो है वो बनाने वाले हैं कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया क्या होता है, उसके क्या कुछ प्रोज एंड कॉन्स, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं, वो आप ज़रूर देख सकते हो। सो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बारे में आप ज़रूर आपके डॉक्टर से पूछ सकते हैं, जिसे हम पेनलेस डिलीवरी कहते हैं। इसके अलावा आप वाटर बर्थिंग के बारे में आपके डॉक्टर से पूछ सकते हो कि वाटर बर्थिंग क्या होता है, क्या ये सेफ़ रहता है हमारे बेबी के लिए, कैसे पेन कम होता है, इसके बारे में भी आप डॉक्टर से पूछ सकते हो। और अगर कुछ हाई रिस्क है तो क्या इलेक्टिवली ही सिजेरियन करने की ज़रूरत है, या फिर हम वेट कर सकते हैं, कितना वीक्स तक हम वेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपने आपके डॉक्टर से पूछना चाहिए। बाकी आपके जो ब्लड टेस्ट है वो बराबर है कि नहीं, ये इसके बारे में भी आपने आपके डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना है। सो उसके अलावा अगर आपको कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं, तो कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के बारे में भी आपने सोचना है। एज अ कपल ही आपने इसके बारे में सोचना है कि कॉर्ड ब्लड बैंकिंग करना है कि नहीं करना है। तो कॉर्ड ब्लड बैंकिंग में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉर्ड ब्लड रहता है वो अराउंड 35 ml तक ये कॉर्ड ब्लड जो है वो हम लोग बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड जो रहता है उसमें से जब बेबी बॉर्न होता है तो ये लेते हैं, और ये क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए रखा जाता है। इसमें से बेसिकली जो स्टेम सेल्स है वो अगर आगे जाके बेबी को कुछ स्टेम सेल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि हंटिंगटन डिसीज़ हो गया है, और
हाशिमोतो डिसीज़ हो गया, तो ये सारे जो स्टेम सेल्स डिसऑर्डर हो गए हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गए, तो ये स्टेम सेल्स जो है अप्लास्टिक एनीमिया हो गए, तो ये सारी जो रेयर कंडीशंस हैं एक्चुअली ये इन चीज़ों के लिए अगर स्टेम सेल्स की बेबी को ज़रूरत पड़ती है तो ऑटोलोगस स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगेन डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में आप डिटेल काउंसलिंग आपके डॉक्टर से ले सकते हो कि कॉर्ड ब्लड बैंकिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसका कॉस्ट अराउंड 35,000 तक आता है जितना मुझे पता है। सो लेकिन मैंडेटरी नहीं है, कॉर्ड ब्लड बैंकिंग आपने करना ही चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर आपने आपके डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। पर इसका डिसीजन आपको पहले ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका कॉर्ड ब्लड बैंकिंग है तो उसके लिए हमें जो बैग है वो मंगवानी पड़ती है, और फिर आपका कॉर्ड ब्लड जो है वो डिलीवरी के वक्त ही लिया जाता है। इसके अलावा जो हस्बैंड पार्टनर है, हस्बैंड्स ने आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के लिए आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, मतलब जो इन्वॉल्वमेंट है, फादर्स वो भी, वुड बी फादर्स वो भी इस इन चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखा सकते हैं। सो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग के बारे में भी आप ज़रूर आपके डॉक्टर से पूछ सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि डिलीवरी होने के बाद, भले ही वो सीजेरियन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके बाद हम लोग जो कॉर्ड है वो लेट से क्लैम्प करते हैं। तो बहुत सारे स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि अगर हम कॉर्ड जो है वो लेट से क्लैम्प करते हैं तो बेबी का जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छा रहता है। सो बेबी को हिमेटोक्रिट जो है वो अच्छे मिलते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग के बारे में भी आप आपके डॉक्टर से ज़रूर पूछ सकते हो। सो दिस आर द थिंग्स विच यू नीड टू नो, विच यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। और ये सारी चीज़ें आपने आप तो एक तो खुद उस उनके बारे में देख सकते हो, या फिर आप एक प्रॉपर डिस्कशन आपके गायनेकोलॉजिस्ट से भी कर सकते हो। सो दिस वॉज अबाउट 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और 34 वीक्स में मदर्स और बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने थोड़ा सा माइंड में प्रिपेयर करनी चाहिए, इसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव नया ही आपने जाना हो। अगर ऐसा लगता है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।